हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निका क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। कुछ टॉपिक रहते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? ओम्स लॉ क्या होता है ना। अभी नेक्स्ट में क्या आता है कि हमारा ओम्स लॉ था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है I। हमने डिटेल में कल इसको समझ लिया था। जब हम बच्चे ये कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? R क्या है यहाँ पे? आपका रेजिस्टेंस है। अब जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? V अपॉन I। दो चीजें क्या थी इसमें? टेम्परेचर क्या रखना है आपको? कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर और डायमेंशन क्या रखना है आपको? तभी क्या वैल्यू होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ऐसा ओम्स लॉ में बताया, ठीक है। सेकंड क्या है कि R आपका क्या आया बच्चा? V अपॉन I आया है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? V और I पे। तो ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसमें इंडिपेंडेंट रहेगा। अब जो हमारा अब फिर क्वेश्चन आता है कि हमारा रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करेगा? हमारा रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो पहला ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहली बात वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा? लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड, क्योंकि हमें ये पता चल गया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या है? अलग चीजें। थर्ड क्या है आपका? और किस पे डिपेंड करता है बच्चा? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है या इनडायरेक्टली, इनवर्सली, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे आएगा बच्चा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है ये हम समझेंगे। इसको आप कंसीडर करो वन इक्वेशन, इसको आप कंसीडर करो सेकंड इक्वेशन। जब हम वन इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चा? कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने पे मैं ऐसा लिख दूं R L by A, क्योंकि L क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है टर्म। अब जब मैं इस कांस्टेंट को हटाऊंगी ना बच्चा तो इसमें क्या आता है? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो क्या आएगा? एक और कांस्टेंट आएगा। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और इसी रो को क्या कहते हैं हम? रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी रो का नाम क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी। क्या नाम है बच्चा? रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहां से आपका आता है ये रेजिस्टिविटी है। अब इस रेजिस्टिविटी की यूनिट बना सकते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी? भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट बनानी है बच्चा, तो मैं क्या करूंगी? इसको इधर रखूंगी। ये A इसमें क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा? L आ जाएगा, ठीक है। मुझे इसकी क्या निकालनी? यूनिट निकालनी है ना। मुझे इन सब की पहले यूनिट निकालनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? ओम होगा। रेजिस्टेंस ये क्या आ रहा है हमारा कंबाइन करने पे? R क्रॉस A अपॉन L। अब देखो R क्या है बच्चा आपका? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया क्या होता है? दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, साइड इनटू साइड, है ना। तो इसमें जो नॉर्मल एरिया होता है आपका, अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी आपकी? मीटर स्क्वायर। लेंथ की भी मीटर, ब्रेड्थ की भी मीटर, फिर मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल एक लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है।
वेरी गुड। अब क्या करेंगे बच्चा, इस मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, और यही आपकी रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अगर आपके दिमाग से एकदम स्किप हो जाए ना कि क्या होती है, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक ही फैक्टर डिपेंड कर रहा है तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करके हमें क्या मिला, ये मिला। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या मिला, एक कांस्टेंट मिला। उसी कांस्टेंट का नाम क्या है, रो, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, हम सिर्फ रेजिस्टिविटी को इधर रखेंगे, बाकी टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। उससे क्या होगा, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर माइंड से स्किप भी हो जाए तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चा, ओम मीटर तक। क्लियर है इतना। अब आते हैं कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी ये तो दिख रहा है हमें कि क्या है, एक कांस्टेंट है, लेकिन क्या है ये कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी की अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा बच्चा, R A अपॉन L, R A अपॉन L। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी आपका क्या है, एक कांस्टेंट है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएगा बढ़ाएगा किस चीज के बिहाफ पे, नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से। क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। ये दोनों चीजें तो है ही हमारे पास। अगर हमारे पास सिल्वर आ गया, सिल्वर क्या है बच्चा, कंडक्टर है। कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन यहीं पे हम किसका यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा हो गया तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हुआ, रेजिस्टिविटी क्या हुई, इट इज ए कांस्टेंट। आपकी मम्मा को तो क्या था, हमारी जो रेजिस्टिविटी है ना बच्चा, वो क्या हुई, एक कांस्टेंट हुई जो क्या करती है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसकी वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है। किस बिहाफ पे, नेचर ऑफ मटेरियल के बिहाफ पे, है ना। क्योंकि जिस हिसाब का नेचर लगाएंगे हम, सॉरी मटेरियल लगाएंगे, इंसुलेटर है, अलॉय है, कंडक्टर है, उस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो अभी आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखिए। रेजिस्टिविटी, देखो बच्चा, a constant which increases or decreases, a constant which increases or decreases the value of resistance, the value of resistance, and it's only depends the nature of material। नेचर ऑफ मटेरियल से मतलब समझ आ गया ना बच्चा, कि हमारा
मटेरियल कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या एलॉय है, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम, रटना तो नहीं पड़ रहा है ना, पता है ना कैसे होता है, बताओ कैसे होता है। क्योंकि उसके अंदर जो चीजें पोटेंशियल बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्या ज्यादा मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा एक दूसरे से टकराव होते हैं। जब वो उसकी जो नेचर ऑफ मटेरियल होता है ना दूर करने, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजीली फ्लो कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, आसानी से बच जाएगा। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। अलॉय में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है, ठीक है। और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा, कंडक्टर में बहुत कम, ठीक है ना। अब मैं ये कह दूं कि मैंने क्या कर दिया, इसमें दो चीजें आती है आपकी कि रेजिस्टिविटी किस किस बिहाफ पे होती है ना। जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे तो करेगी ना। टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ा तो भी बढ़ी। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो डिटेल में अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो कब आएगा आपका 11th क्लास में आएगा। तो क्योंकि अभी एग्जाम टाइम में तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो टेम्परेचर वाला हम ले लेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, टेम्परेचर को बढ़ाया रेजिस्टेंस भी क्या हो गया बच्चा, बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चा, RA/L है ना, RA/L। और ये चीज कहां से आई थी, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो L/A। और जब ये हटाते हैं तो क्या होता है बच्चा, रो। और इसकी यूनिट क्या आती है बच्चा, रेजिस्टेंस की यूनिट आती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है ओम मीटर। क्लियर है ना, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। एक ऐसा कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाए और घटाए, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया। अब आगे आपका क्या आता है, एक दो चीजें हो रही है रेजिस्टर के बारे में, फिर आपके कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर का साइन क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है हमारा एक रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, राउंड शेप में देखे होंगे ना, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो 1-2 रुपए के मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो होता है, ये किसका सिंबल होता है, फिक्स रेजिस्टर। वेरिएबल मतलब जिसमें रेजिस्टेंस क्या करता रहे, जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या करता रहे, वेरी करता रहे, चेंज होता रहे। तो उसको हम सिंबल वाइज कैसे दिखाएंगे, ये हमारा रेजिस्टर, इसमें हमने क्या बना दिया एक एरो, ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल रेजिस्टर। इसी को वेरिएबल रेजिस्टर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे सिंबल बनाए और इसमें ऐसे, तीनों दोनों ही क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल, ठीक। और ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस। शेप इसकी कुछ ऐसी होती है बच्चा, पतली सी एक वायर होती है, अब देखिए। फिर इसमें ना कलर्स की कुछ स्ट्रिप बनी हुई होती है, वो ऐसे नहीं बनाता कि हमें अच्छे से दिखाना है कि रजिस्टर में कलरफुल कर दिया। जो कलर होते हैं ना वो वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि जो रेड स्ट्रिप है उसकी कितनी वैल्यू होती है, वो कितने ओम का होता है, वो कितने ओम का होता है, ये सब होता है। मार्केट में एक ओम से लेके 10 लाख ओम तक, 1 से लेके 1 लाख ओम के बीच में कितने भी आप उसकी वेरिएबल वो ले लो, आप रजिस्टर ले लो। उसके बाद अगर हमें हाई उसका रेजिस्टेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे बच्चा, कॉम्बिनेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे। अगर हमें ज्यादा का चाहिए तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे, अगर हमें कम रेजिस्टेंस का चाहिए तो हम कम पैरेलल रेजिस्टेंस कर देंगे, ठीक है। अब दो टाइप के आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कौन सा होता है बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और एक क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए
बातें करते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या सेम होता है बच्चा? सारे रेजिस्टेंस सेम नहीं, हाँ नहीं, करंट सेम होता है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? करंट सेम। करंट सेम होता है, वेरी गुड। अब इसमें बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल वाला होता है करंट सेम क्या होता है? पोटेंशियल Potential। है ना, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि करंट इसमें सेम होता है और इसमें क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब जो हमारे घरों में कनेक्शन लगे होते हैं वो सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं? वेरी गुड। उसका बेनिफिट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? पैरेलल वाला पहला वाला अप्लायंस गलत हो गए तो उसके साथ सारे खराब होंगे, वही खराब होंगे। वेरी गुड। इसीलिए हमें घरों में कैसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी के सारे क्या रहेंगे? हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारा एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, इसका रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर। यहाँ पे ये हमारी सेल लगी हुई है, ये हमारी की लगी हुई है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ये आपका R1 रेजिस्टर, R2 और R3, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस हो गया पहले का R1, R2 और R3। अब इसमें क्या सेम होता है बच्चा? करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो मैं इसमें ये लिख दूं, I क्या हो गया हमारा? I, ये तो सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है हमारा इसमें? इसका डेरिवेशन यहाँ पे कर दूं। जो हमारा V है सीरीज में, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चा सीरीज में, वो किस किस का सम होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है? V क्या होता है? IR। V क्या होता है? IR। मैंने इसके नीचे S क्यों नहीं लगाया? मैंने क्या लिखा? VS को IRS लिखा। नहीं, वही मल्टीप्लाई में तुम्हें यहाँ भी लिख देती है, क्योंकि करंट तो क्या होता है? सेम होता है ना, हम उसको तो डिफाइन भी नहीं कर सकते, वो तो सब में सेम ही है। यहाँ पे भी आई रखेंगे, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसमें भी 2 का जाएगा, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का है। इस वजह से मैंने सारे को सेम रखा, इसका सीरीज में। ये क्या आ जाएगा बच्चा? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? IRS, I आपने बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया बच्चा? तो सीरीज में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। सीरीज में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा बच्चा? ज्यादा आएगा। एक ये भी रीजन है कि हम घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट तो कम आएगा, समझ गए। तो एक ये रीजन भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम घरों में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली कोई चीज ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और एक हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, है ना, 1/1 1/1 1/1, तो कितनी आई वैल्यू रेजिस्टेंस की? 1/3 आई। तो रेजिस्टेंस तो कम ही मिलेगा ना हमें। चलो हम पैरेलल का और देखते हैं। पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है बच्चा? करंट अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये पैरेलल और ये सीरीज। आप भी साथ साथ निकालते रहोगे, फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो ये सब हो जाएगी। अब आई क्या होता है? आई करंट होता है। ओम्स लॉ से आई क्या होता है? P/R बच्चा। तो मैंने इसी में P लगाया, इस बार मैंने
V में P नहीं लगा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे क्या है बच्चा, V यहाँ से V कॉमन ले लो बच्चा, इससे ये 1/RP क्या आ जाएगा, अब देखो इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें वैल्यू को क्या करेगा, कम करके देगा, क्योंकि क्या है 1/, वो वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में आपका क्या सेम होता है बच्चा, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। इसका अपोजिट पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम होती है और करंट क्या होता है आपका, अलग होता है। अब बच्चों के माइंड में जो कंफ्यूजन पैदा होता है वो यूं होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपका ये डेरिवेशन आ जाता है डिराइव करने के लिए एग्जाम में, है ना, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि कौन सी चीज डिफरेंट होती है, सेम नहीं रहती। तो सीरीज में क्या अलग रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। उसका क्या करोगे आप, अगर आपने 3 रेजिस्टेंस माने हैं, 3 माने हैं तो 3 का कॉम्बिनेशन लो करके, 4 माने हैं तो 4 का लो करके, 2 माने हैं तो 2 का लो करके। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन में 3 ही कंसीडर करने हैं, वो आपकी मर्जी है, जितना आप कंसीडर कर रहे हो उसका सम यहाँ पे लिखो। तो सीरीज में क्या अलग हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा तो हम टोटल जो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस किस के इक्वल हो जाएगी, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि मैंने 3 रेजिस्टेंस माने। ओम्स लॉ कहता है V क्या होता है तुम्हारा, IR होता है, तो मैंने IR लिखा। I के नीचे मैंने S इसलिए नहीं लगाया क्योंकि करंट क्या है बच्चा, सब में सेम है, तो इस वजह से मैंने ये लिखा। V क्या होता है, IR, ये पहले का है तो पहला क्या है, V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस है, तो मैंने यहाँ R1 मेंशन किया। V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस है, तो मैंने यहाँ पे IR2 लिखा। सेम मैंने यहाँ पे IR3 लिखा। ये सब में सेम है तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। पीछे क्या आ जाएगा बच्चा, R1 + R2 + R3। I से I क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा ना सीरीज में, वो तीनों का क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक सम हो जाएगा। क्या सम हो जाएगा, एलजेब्रिक सम हो जाएगा, मतलब 1 + 2 + 3 + so जितने भी आपके पास। अब जो अलग था वो लिया ना, पैरेलल में क्या अलग है, करंट अलग है तो करंट का कॉम्बिनेशन ले लिया। वही ओम्स लॉ से हमारा I क्या होता है, V/R, क्योंकि इसमें R1 है I के 1 के क्रॉस, V2 और V3, इसमें V सेम है तो V बाहर ले लिया। ये V से V क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इस डेरिवेशन से हमें क्या पता चला, दो चीजें याद हो गई हमारी। अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि हम घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, उसका कारण बताइए, रीजन लिखिए। तो पहला रीजन तो आपने लिख दिया, क्या लिखा कि घरों में हम कैसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में अगर हमारा एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी के क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अगर हम सीरीज में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक अगर सर्किट किसी वजह से खराब हो गया, एक अप्लायंस अगर हमारा खराब हो गया तो बाकी के भी सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। ये तो वर्थ इट नहीं है हमारे लिए। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। किसके कंपैरिजन में, सीरीज के कंपैरिजन में, है ना। इसका रीजन अभी मैं दिखा देती हूँ। अगर हमारे पास 3 है वैल्यू 1 2 3, R1 की वैल्यू क्या है बच्चा, 1 2 3। अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6 ओम। 3 और 2 5 और 1 6, और इसी को मैं किसमें करूंगी बच्चा,
तो कितनी वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 6 एलसीएम आ गया 6 आ गया 3 आ गया और 2 आ गया कितना आ गया ये आपके पास 11/6 है ना 6 1 कितना बचा 5 0.8 अब आप देखो सेम रेजिस्टेंस लगाने पे सिर्फ कॉम्बिनेशन के फर्क से हमें पैरेलल में क्या मिल रहा है कम रेजिस्टेंस मिल रहा है किसके कंपैरिजन में सीरीज के कंपैरिजन ठीक है तो ये आप याद रखो इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा थोड़ा समझिए क्लियर है यहाँ तक यश अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या बचा लिखो वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम टाइम अब किसी बुक में या फिर वैसे भी नॉर्मली इस वर्क डन को है ना ऐसे भी लिख देगा एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम एनर्जी कंज्यूम दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं पावर के फॉर्मूले अब नॉर्मल देखो तुम्हारे अंदर कितनी पावर है ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है या फिर तुम कितना काम कर पा रहे हो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा काम कर पाओगे और वही आपकी क्या दिखेगी पावर दिखेगी है ना ऐसा नहीं है कि कोई हैवी है शरीर से जैसे कोई बच्चा है हैवी है तो उसकी पावर ज्यादा होगी ऐसा नहीं है वो कितनी एनर्जी उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है वो उस एनर्जी का कितना ज्यादा काम कर पा रहा है उस एनर्जी का यूज करके कितना काम कर पा रहा है वर्क डन कर पा रहा है वही क्या डिफाइन करेगी उसकी पावर डिफाइन करेगी क्लियर है ना अब हमें पता है बच्चा जो हमारी पावर है उसकी यूनिट क्या होती है वर्क डन की यूनिट क्या होती है टाइम की यूनिट सेकंड होती है चार्ज की होती है कूलम तो वोल्ट और सोचो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है आपको जो पोटेंशियल ये है ना वोल्ट वोल्ट ये बड़ी प्यारी है हर चीज में बोल देते हो आप जो वर्क डन की यूनिट है वो क्या है करंट की है वो जूल एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है बच्चा जूल होती है और वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है जूल कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक है और जो टाइम की यूनिट है वो क्या होगी बच्चा सेकंड अब अगर आपसे ये कह दे किसको डिफाइन करो 1 वोल्ट को डिफाइन करो तो क्या कहोगे अगर एक सेकंड में 1 जूल का वर्क डन हो या 1 जूल की एनर्जी को कंज्यूम किया जाए एक सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट सेकंड क्योंकि 1 को क्या बोला जाता है यूनिट बोला जाता है तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि मैम ने तो एक बताया था यहाँ पे तो यूनिट लिखा हुआ है यूनिट का मतलब ही एक होता है यूनिट सेकंड में 1 जूल का वर्क डन हो उसी को क्या कहते हैं हम 1 वोल्ट कहते हैं या फिर 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी को कंज्यूम किया गया हो ठीक है तो वो क्या कहलाएगी तुम्हारी पावर एक वो पावर क्या कहलाती है आपकी 1 वोल्ट कहलाती है ठीक है ना 1 जूल ऑफ वर्क डन इज लिखो पावर ऑफ 1 वोल्ट
is defined as 1 joule of work, 1 joule of work, 1 joule of work is done in 1 second, 1 second या यूनिट सेकंड, ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप, 1 वोल्ट, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि PVI में एक फॉर्मूला होता है, PVI में एक फॉर्मूला और भी होता है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या क्या होता है। जैसे एक तो पावर का फॉर्मूला ये हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये हमने अभी पढ़ा, यहाँ तक क्लियर है। पावर क्या होता है हमारा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ये हम होती है हमारी पावर। क्लियर है इतना, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जो इनफिनिटी से एक पॉइंट, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है वो होती है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to bring a charge from infinity to a particular point, amount of work done to bring a charge, वही क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, V इंटू Q। मैं यहाँ पे लिख दूं, वर्क डन की वैल्यू लिख दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्क डन लिख दिया V इंटू Q, और नीचे क्या है T, तो मैं T इधर लिख देती हूँ। अब Q बाई T क्या होता है बच्चा, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, Q बाई T, ठीक है। क्या होता है, चार्ज का फ्लो क्या होता है, एक यूज हो जाता है ना, नहीं किसकी डेफिनेशन होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी यूनिट होती है, क्या क्या डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट सेकंड क्या बनता है, एनर्जी, करंट बनता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। चार्ज का फ्लो होना टाइम के साथ क्या बनता है, करंट बनता है। तो V क्या हो गया, V तो एज इट इज, Q बाई T क्या बन गया बच्चा, करंट बन गया। करंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई, तो ये आपका नेक्स्ट, ये हमने यूज किया कर दिया, ठीक। अब एक फॉर्मूला और भी बनता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आर आई होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V की जगह पे मैं क्या कर दूं, आई आर रख दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, आर। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी बनता है, एक फॉर्मूला ये भी बनता है ना। अब ओम्स लॉ में आई क्या होता है, ओम्स लॉ में आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर। तो मैं फिर से रखूंगी V एज इट इज, इस बार मैं I भी रख दूंगी। I क्या होता है, V बाई V क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला ये भी होता है, 3 फॉर्मूले हो गए ना। सबसे पहले हमने क्या किया, पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बच्चा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या फिर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम वाला E भी लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट इज 1 वोल्ट, यूनिट इज 1 वोल्ट हो जाएगी। वोल्ट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वोल्ट और वोल्ट दोनों में फर्क है। वोल्ट होती है VOLT
और वॉट होती है WA क्लियर है ना। उसमें फिर हमने ये लिखा, फिर आता है कि इसमें पावर के 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हमने किसका यूज किया, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज किया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। यहां से हम अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। तो बच्चा इसको तो यहां रहने दो कि इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी वर्क डन का यूज करके हमने यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर दी। क्या किया, W की वैल्यू V इंटू QP। T को हमने थोड़ा एडजस्ट कर दिया, इसके नीचे लिख दिया। Q अपॉन I क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट होता है। चार्ज का फ्लो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, I होता है ना बच्चा। तो P का एक फॉर्मूला और बन गया जो कि क्या होता है, V इंटू I। फिर हमने V इंटू I का यूज किया और इसमें 2 बार क्या लगा दिया, ओम्स लॉ का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया, एक बार तो ओम्स लॉ से हमने क्या निकाला, I निकाला, I की वैल्यू पुट कर दी, और एक बार ओम्स लॉ में हमने V की वैल्यू पुट कर दी कि V होता है हमारा IR। V क्या होता है हमारा IR, I को हमने ऐसे फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा I²R। इसमें हमने क्या किया, V को तो एज इट इज कर दिया और I की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी V/R। तो क्या हो गया हमारा V²R। क्लियर है। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको रख कर तू नोट डाउन नहीं कर रही थी फॉर्मूले। हाँ अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। घर में कोई ऐसी चीज देखी हो जो इसका एग्जाम्पल हो, कुछ डिवाइसेस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उनकी हीट का हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे आयरन करते हैं, जैसे रोड होती है ना, वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उसका यूज करते हैं हम पानी गर्म करते हैं ना। और जब हम फोन को चार्ज लगाते हैं तो उसमें जब बहुत ज्यादा ही चार्ज कर देते हैं उस फोन को, टाइम से नहीं हटाते तो चार्जर गर्म हो जाता है। फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो फोन गर्म हो जाता है, ये हीटिंग इफेक्ट है ना। लेकिन जब फोन ज्यादा गर्म हो जाता है, लैपटॉप ज्यादा गर्म हो जाता है, चार्जर ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम उनको बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, कुछ मटेरियल इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उनकी हीट का यूज हम क्या करते हैं, उनका हम यूज करते हैं किसी अनदर वर्क करने के लिए। जैसे आयरन का एग्जांपल बताया मैंने, पानी की रोड का एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इसमें भी हम ये सेम चीज ही करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दो फैक्टर के, फिर क्या करेंगे उसको कंबाइन कर देंगे और हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर इसकी क्या आती है, एप्लीकेशन आती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या आती है बच्चा, एप्लीकेशंस आती हैं। आपका बस यही टॉपिक बचता है, ठीक है। फिर एकदम ज्यादा हो जाएगा तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।